अरबों और चीनी से लेकर पुर्तगाली और डच तक, फोर्ट कोची को बनाने वाली कई कहानियां M.K. दास की नई किताब कोचीन फेम एंड फेबल्स नियोगी बुक्स द्वारा प्रकाशित। कोचीन के जीवंत इतिहास को आकार देने वाली विभिन्न शक्तियों के उदय और प्रभाव का पता लगाती है। भारत के दक्षिण पश्चिमी तट पर स्थित, शायद ही कभी इस पर जोर दिया जा सकता है। सदियों से ये देश के इतिहास को आकार देने वाली कई विदेशी ताकतों के लिए प्रवेश बिंदु के रूप में कार्य करता रहा है। जहां अरब और चीनी व्यापार करने आए, वहीं पुर्तगाली, डच और अंग्रेज़ों ने आर्थिक किस्मत को राजनीतिक शक्ति में बदल दिया। स्तंभकार और लेखक M.K. दास की नई किताब कोचीन फेम एंड फेबल्स नियोगी बुक्स द्वारा प्रकाशित। कोचीन के जीवंत इतिहास को आकार देने वाली विभिन्न शक्तियों के उदय और प्रभाव का पता लगाती है। निम्नलिखित अंश पुर्तगालियों के आगमन से पहले के दिनों में कोचीन की कहानी का वर्णन करता है। अरब और चीनी, जिन्हें शहर में पहले विदेशी व्यापारी के रूप में जाना जाता है, ने बहुत कम दर्ज इतिहास छोड़ा है। हालांकि उनकी ऐतिहासिक उपस्थिति पीढ़ियों से चली आ रही दिलचस्प किंवदंतियों और लोक कथाओं में पाई जा सकती है, और आधुनिक केरल की भाषा और स्थापत्य परिदृश्य पर उनके प्रभाव को भी। पुर्तगालियों ने, जिन्होंने फोर्ट कोची के दर्ज इतिहास की शुरुआत की, स्थानीय लोगों को मजबूर किया और इस जगह में कुछ महत्वपूर्ण योगदान दिया, मुख्य रूप से अपने हित के लिए, जिसमें शहर का पहला डाकघर और अस्पताल शामिल है। अंश पुर्तगालियों ने इसे लिटिल लिस्बन नाम दिया। डच ने इसे बदलकर होमली हॉलैंड कर दिया और अंग्रेजों ने इसे मिनी इंग्लैंड कहा। लेकिन इतिहासकारों की सेना के लिए ये जगह ऐसी क्षणिक तुलनाओं से परे है। वे बस इसकी जबरदस्त विचित्रता, इसकी हरियाली की ताजगी और इसके लोगों की सौम्यता से मंत्रमुग्ध थे। प्रसिद्ध कार्टूनिस्ट E.P. उन्नी ने सारगर्भित ढंग से लिखा, ये सब और 10 लाख मच्छर 1 वर्ग मील में भर दें, और आपको निश्चित रूप से फोर्ट कोची मिल जाएगा। वर्षों से मानव निर्मित विनाश के बावजूद इसका पुराना आकर्षण अभी भी बना हुआ है। यही कारण है कि यह आज भी दुनिया भर से लोगों को आकर्षित करता है। ये ईश्वर के अपने देश का प्रतीक है। अपनी आधुनिक चमक दमक और गौरव के बावजूद फोर्ट कोचीन का अतीत बहुत साधारण था। यह एक छोटा, अस्पष्ट मछली पकड़ने वाला गांव था, जिसमें बाद के वर्षों में पर्यटन स्थल बनने की बहुत कम संभावना थी। अभिलेखों से पता चलता है कि यह 1500 में पुर्तगालियों के आने तक पेरुम्पदप्पु स्वरूपम, कोचीन राज्य का एक अभिन्न अंग था। अभिलेखों के अनुसार पुर्तगाली यहाँ आने वाले पहले व्यक्ति नहीं थे। अरब और चीनी लोग इससे बहुत पहले ही यहाँ आ चुके थे। उनमें से कौन पहले आया, इस पर अभी भी बहस होती है। कुछ इतिहासकारों का कहना है कि मसालों का व्यापार करने के लिए अरब सबसे पहले यहाँ आए थे। वे अक्सर मुजिरिस से, जहां वे सबसे पहले उतरे और अपना आधार बनाया। सस्ते लेकिन बेहतर गुणवत्ता वाले मसालों के लिए कोचीन चले जाते थे। जब सुनामी ने मुजिरिस को नष्ट कर दिया, तो वे हमेशा के लिए कोचीन चले गए। कुछ लोग चीनियों पर दांव लगाते हैं। दोनों सिद्धांतों के इर्द गिर्द कई कहानियां घूमती हैं। उनमें से किसी के पास कोई ठोस सबूत नहीं है, लेकिन वे स्थानीय लोककथाओं का हिस्सा हैं। उदाहरण के लिए, समुद्र के मुहाने पर स्थित बुद्ध विहार की कहानी है। इसके अनुसार कोचीन के तत्कालीन महाराजा ने बौद्ध होने के कारण चीनियों को उनकी धार्मिक जरूरतों के लिए एक विहार बनाने की अनुमति दी थी। जब चीनी बाहर निकल गए, तो कथित तौर पर इसे एक मंदिर में बदल दिया गया था। पुर्तगालियों ने, जिन्होंने बाद में इस स्थान पर कब्जा कर लिया, इसे ध्वस्त कर दिया। बुद्ध की मूर्ति को पास के समुद्र में फेंक दिया और उसी स्थान पर एक चर्च, सांता क्रूज चर्च, का निर्माण किया। जब अंग्रेजों ने कब्जा किया,
तो उन्होंने पिछली व्यवस्था के सभी अवशेषों को साफ करने के लिए चर्च को डायनामाइट से उड़ा दिया और मलबे का इस्तेमाल नागरिक निर्माण कार्यों के लिए किया। शुरुआती चीनी उपस्थिति का एक और सबूत फोर्ट कोचीन और उसके आसपास उनके नाम पर रखे गए मछली पकड़ने के जाल हैं। अपनी पुस्तक फोर्ट कोचीन का इतिहास में इतिहासकार के बर्नार्ड कहते हैं कि बुद्ध की मूर्ति को ड्रेजर लॉर्ड विलिंगडन ने निकाला था और बंदरगाह के कार्यकारी अभियंता मिलने के कार्यालय में रखा गया था, जो बाद में इसे इंग्लैंड में अपने घर ले गए। बहुत से लोग इस बात पर विश्वास नहीं करते कि चीनी इस यंत्र को लेकर आए थे। उनका कहना है कि अगर उन्होंने इसे क्विलोन में भी रखा होता, जहां वे पहली बार उतरे और व्यापार किया और लंबे समय तक रहे, तो चीनी मूल के लोगों को मान्यता मिल जाती। इसके अलावा यंत्र के लगभग सभी हिस्सों पर पुर्तगाली नाम हैं जो वास्तविक मूल के लोगों का संकेत देते हैं। फोर्ट कोचीन में प्रारंभिक अरब उपस्थिति के साक्ष्य लौकिक से अधिक धार्मिक प्रतीत होते हैं। थाक्यवू मस्जिद और मुखधाम दरगाह पास के मट्टनचेरी में चेम्बिटा पल्ली और फोर्ट कोचीन में कल्फ्टी जुमा मस्जिद का उल्लेख अक्सर प्रारंभिक अरब आगमन और स्थानीय समुदायों और उनके सामाजिक व्यावसायिक संबंधों के साथ उनके सहकारी सह-अस्तित्व को स्थापित करने के लिए किया जाता है। उदाहरण के लिए, थाक्यवू मस्जिद का निर्माण कथित तौर पर यमन के व्यापारियों द्वारा किया गया था, जिनके वंशज बाद में इसके आसपास बस गए। फारसी में थाक्यवू शब्द का अर्थ धार्मिक समागम का स्थान है। जाहिर है, वे मुजिरिस के पतन के बाद इस क्षेत्र में आए थे। ये भी माना जाता है कि वे अफ्रीकी महाद्वीप से श्रमिक लाए थे, जिससे बाद के वर्षों में एक समृद्ध दास व्यापार के लिए मंच तैयार हुआ। पुर्तगाली पूर्व दिनों में इस स्थान और लोगों के बारे में ऐतिहासिक साक्ष्य की अनुपस्थिति किंवदंतियों और गपशप कहानियों से अधिक है। हालांकि उनमें से बहुत से ऐतिहासिक जांच की कसौटी पर खरे नहीं उतर सकते। फिर भी बाद के दिनों के शोधकर्ताओं और इतिहासकारों ने उस समय के लोगों के जीवन और जीवनशैली को फिर से हासिल करने की कोशिश करते हुए उनसे जानकारी ली है। संभवतः आधुनिक उपकरणों और जांच के तरीकों का उपयोग करके केवल एक गहन पुरातात्विक सर्वेक्षण ही निर्विवाद साक्ष्य प्रस्तुत कर सकता है, जो संभवतः वर्तमान में सुनी सुनाई बातों को साबित या गलत साबित कर सकता है। इस प्रकार दर्ज इतिहास पुर्तगालियों से शुरू होता है। वे यहाँ लंबे समय तक रहने वाले पहले व्यक्ति थे। जाहिर है, उन्होंने अपने पत्ते बहुत अच्छे से खेले। सबसे पहले उन्होंने कोचीन महाराजा से एक कारखाना लगाने की अनुमति मांगी, जिसे उन्होंने तुरंत मंजूर कर लिया। फिर उन्होंने खुद को और अपनी शक्ति को मजबूत करने में मदद के लिए एक किला बनाने की अनुमति मांगी और उसे प्राप्त भी कर लिया। देश में अपनी तरह का पहला किला 1 अक्टूबर 1503 को पुर्तगाल के तत्कालीन राजा के नाम पर इमैनुएल नाम दिया गया था। शहर ने अपना नाम भी फोर्ट कोचीन रखा। यह उपमहाद्वीप में पहली यूरोपीय बस्ती थी। इन सब के बदले में पुर्तगालियों ने कोचीन महाराजा को उनके शत्रु जमोरिन के साथ युद्ध में सैन्य सहायता देने का वादा किया। इस तरह से पराधीनता की कहानी शुरू हुई, पहले पुर्तगालियों द्वारा, फिर डचों द्वारा और अंत में अंग्रेजों द्वारा। उनका दिखावटी उद्देश्य व्यापार था, लेकिन वे जल्द ही स्थानीय राजनीति में उलझ गए, जिससे उन्हें व्यापक शक्ति और अधिकार मिल गया। उन्होंने कोचीन बंदरगाह के मुहाने पर स्थित इस छोटे से भूखंड के भाग्य को लगभग 4.5 शताब्दियों तक नियंत्रित किया। अपने लंबे समय तक बने रहने के कारण यह अभी भी गोवा को छोड़कर देश के किसी भी अन्य स्थान से बेजोड़ रिकॉर्ड बना हुआ है। संभवतः ये 3 यूरोपीय शक्तियों की लंबी उपस्थिति ही है जिसने इस स्थान और लोगों को वह दिया जिसे ब्रिटिश इतिहासकार चार्ल्स एलन लॉसन ने उपमहाद्वीप में कहीं भी न देखा गया अनओरिएंटल लुक कहा था। हालांकि पुर्तगालियों ने तत्कालीन कोचीन महाराजा
उन्नी राम कोयल आई को जिस तरह से अपने पक्ष में किया और ज़मोरिन के खिलाफ सैन्य मदद के बदले में उनसे जो भी मांगा उसे स्वीकार करने के लिए मजबूर किया। उसमें एक निश्चित पैटर्न था। निष्पक्षता से संधि ने पुर्तगाली प्रतिनिधि पेड्रो अल्वेरेस कैब्रल की ओर से अत्यधिक दबाव का इस्तेमाल नहीं किया। उनके लिए जीत का कारण उनकी कूटनीति में छिपी हुई अनुनय विनय की विशुद्ध शक्ति थी। हालांकि पुर्तगालियों का असली रंग तब सामने आया जब तत्कालीन महाराजा ने अपने दूसरे व्यापारिक मिशन पर वास्को दा गामा के साथ दूसरे समझौते पर हस्ताक्षर किए। जाहिर है, अनुनय की कोई ज़रूरत नहीं थी। उन्होंने वस्तुतः महाराजा को शर्तें तय कीं और मसालों में एकाधिकार व्यापार के अधिकारों के अलावा अपनी पसंद के स्थानों पर कारखाने और गैरीसन बनाने के विशेष अधिकार छीन लिए। एक असहाय महाराजा को कुछ मूल्यवान उपहारों, मुख्य रूप से एक सोने के मुकुट से संतुष्ट होना पड़ा। एक तरफ जनवरी 1501 में कैब्राल माल से लदे जहाज, मुख्य रूप से मसाले, और 3 स्थानीय लोगों एडिकेला मेनन और परगद मेनन, दोनों नायर, और एक वफादार सीरियाई ईसाई जोसेफ के साथ अपनी जन्मभूमि के लिए रवाना हुए थे। उन्हें महाराजा ने एक तरह के बंधक के रूप में भेजा था, लेकिन इस वादे पर कि बेड़े के पुर्तगाल रवाना होने से पहले उन्हें छोड़ दिया जाएगा। लेकिन ज़मोरिन के बेड़े द्वारा एक भयावह हमले और संभावित तूफान के कारण कैब्राल को स्थानीय बंधकों के साथ जल्दी से निकल जाना पड़ा। हालांकि बंधकों की वापसी का वादा किया गया था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हालांकि स्थानीय बंधकों के लिए यह उनके पक्ष में काम करने वाली नियति थी। पुर्तगाल पहुंचने पर उन्हें अपनी पसंद की ज़मीन और लोग मिले और उन्होंने वहीं रहने का फैसला किया। दोनों नायरों ने भी ईसाई धर्म अपना लिया और उसके बाद खुशी खुशी रहने लगे। इतिहासकार पद्मनाभ मेनन के अनुसार वे नायर मलयाली लोगों का पहला समूह थे जिन्होंने यूरोप देखा और वहां बस गए, और इसलिए पहले अनिवासी भारतीय थे। जो लोग कैब्रल के साथ मालाबार गए थे, उनके पास 3 सूत्रीय एजेंडा था: उपनिवेशीकरण, व्यापार और धर्मांतरण। ये सभी क्रूर दक्षता से पूरे किए गए, जो बिल्कुल सही लोकप्रिय धारणा को स्पष्ट करता है कि पुर्तगाली एक हाथ में क्रॉस और दूसरे में तलवार लेकर भारत आए थे। उन्होंने निश्चित रूप से अविश्वसनीय क्रूरता के साथ इसका पीछा किया। निष्पक्षता से कहें तो पुर्तगालियों ने फोर्ट कोचीन और उसके लोगों के लिए कुछ अच्छा किया। उन्होंने एक मछली पकड़ने वाले गांव को अपने देश की तरह ही सार्वजनिक सुविधाओं के साथ एक टाउनशिप में बदल दिया। किला शाब्दिक और लाक्षणिक रूप से टाउनशिप का केंद्र था। वास्तव में ये पुर्तगाली उपस्थिति और उनके अधिकार का प्रतीक था। संदेश कहीं खो न जाए, इसलिए इसे महाराजा के महल के बहुत करीब बनाया गया और उनके राजा इमैनुएल के नाम पर रखा गया, ताकि सभी को पता चल सके कि कौन फैसले लेता है। आत्मनिर्भर टाउनशिप को अपने देश की तरह ही अच्छी तरह से योजनाबद्ध किया गया था। पुर्तगाली नामों वाली नई सड़कें बनाई गईं और दोनों तरफ बंगलों की एक श्रृंखला बनाई गई जहां उनके उच्च अधिकारी और संभवतः उनके भारतीय साथी रहते थे, और अपने विश्वास के प्रति अपनी प्रतिबद्धता के अनुरूप उन्होंने 2 बड़े चर्च बनवाए: सेंट फ्रांसिस असीसी चर्च 1503 और सांता क्रूज बेसिलिका 1558, और फ्रांसिस्कन, जेसुइट्स और ऑगस्टिनियन जैसे अन्य संप्रदायों के कई छोटे चर्च बनवाए। जब वास्को दा गामा और उनके साथी कालीकट के कपड़ में उतरे, तो उन्होंने स्थानीय लोगों को किसी तरह के आदिम ईसाई समझ लिया। वास्को दा गामा ने काली के एक हिंदू मंदिर को ईसाई चर्च समझ लिया और वहां पारंपरिक श्रद्धा के साथ पूजा की। यहाँ तक कि वास्को दा गामा का अनुसरण करने वाले कैब्रल ने भी शुरू में स्थानीय लोगों को अपने धर्म का माना, लेकिन फिर भी उन्हें रोमन पूजा पद्धतियों में प्रशिक्षित करने की आवश्यकता थी। पुर्तगालियों ने जो कुछ बनाया था,
उसमें से अधिकांश डचों द्वारा नष्ट कर दिया गया था। लेकिन उनकी 2 कृतियां स्थानीय लोगों के लिए हमेशा के लिए लाभप्रद रहीं। एक डाकघर, जो अब तक का पहला था, और 2 एक अस्पताल, जो कि 1503 में पहली बार स्थापित किया गया था। पहला पुर्तगाल में अपने मालिकों और रिश्तेदारों के साथ संचार सुनिश्चित करने के लिए, और दूसरा अज्ञात तत्वों वाले एक विदेशी देश में अपने जीवन की देखभाल करने के लिए। उन्होंने स्थानीय लोगों की भी सेवा की और इसलिए बदलते समय के साथ तालमेल बिठाने के लिए उन्हें संरक्षित और बाद में सुधारा। शिक्षा के क्षेत्र में एक और अधिक सम्मोहक योगदान रहा था, जेसुइट पुजारियों के लिए स्कूलों और एक कॉलेज के अलावा। पुर्तगालियों ने एक पुस्तकालय, सेंट पॉल लाइब्रेरी की स्थापना की थी, जो फ्रांसीसी इतिहासकार टेवेनियर के शब्दों में एशिया की सबसे बड़ी और सबसे अच्छी थी। इसमें दुनिया भर की किताबें और पांडुलिपियां थीं और फारसी, अरबी, हिब्रू, भारतीय और चीनी जैसी अलग अलग भाषाओं में थीं। यह वर्तमान बिशप पैलेस के दक्षिण पश्चिम में एक 3 मंजिला इमारत में स्थित था, और कोचीन की ओर आने वाले एक जहाज ने इसे सबसे पहले समुद्र से देखा था। किसी भी सभ्य व्यवस्था में इस तरह के स्मारकीय संस्थान को न केवल उसके मूल की परवाह किए बिना संरक्षित किया जाता, बल्कि भावी पीढ़ी के लिए भी बहुत समृद्ध बनाया जाता। लेकिन जिसे केवल बर्बर ही कहा जा सकता है, वह ये कि डचों ने इसे आग लगा दी, जो कथित तौर पर 5 दिनों तक जलती रही और इसके अस्तित्व का कोई निशान नहीं छोड़ा। विशुद्ध बर्बरता के लिए यह मिस्र के अलेक्जेंड्रिया में रोमन सम्राट ऑक्टेवियस ऑगस्टस सीज़र द्वारा 62 ईसा पूर्व में रानी क्लियोपेट्रा को एक्टियम की लड़ाई में हराने के बाद महान पुस्तकालय को जलाने के कुख्यात प्रयास से मुकाबला करता है। अपनी सभी सैन्य श्रेष्ठता के बावजूद पुर्तगाली आपातकालीन स्थिति में भूमिगत सुरंगों के माध्यम से भागने के मार्गों की योजना बनाने के लिए पर्याप्त सतर्क थे। सभी सुरंगें समुद्र तट पर समाप्त हो गईं, जहां से वे दुश्मन से बचने के लिए छोटी डोंगियों का उपयोग कर सकते थे। इनमें से एक का इस्तेमाल ब्रिटिश रेजिडेंट कर्नल मैकॉले ने भागने के लिए किया था। जब 1808 में उनके निवास को त्रावणकोर और कोचीन की संयुक्त सेना ने घेर लिया था। हाल ही तक बचा हुआ एक भूमिगत मार्ग बिशप हाउस को समुद्र तट से जोड़ता था और पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र बना हुआ था। इस बारे में 2 राय हैं कि पुर्तगाली, जो मूल रूप से स्वार्थी उपनिवेशवादी थे, परोपकारी क्यों बन गए। एक जाहिर है ये है कि वे केवल पश्चिमी सभ्यता के लाभों को लाकर पूर्वी दुनिया को सभ्य बनाने के गोरे आदमी के दायित्व को पूरा कर रहे थे। एक और अधिक उदार सिद्धांत यह है कि यह स्थानीय लोगों को खुश करने और बदले में उनकी वफादारी अर्जित करने के दोहरे उद्देश्य के साथ अपने उपनिवेशों में भविष्य के महानगरों का निर्माण करने की एक निश्चित समतावादी इच्छा से पैदा हुआ था। यही बात स्कूलों, अस्पतालों और सड़कों जैसे बुनियादी ढांचे की स्थापना के लिए भी कारगर साबित हुई। इसे इसका एक अच्छा सबूत माना जाता है। अपनी ओर से डचों ने ऐसे किसी आदर्शवाद को धोखा नहीं दिया। उनका ध्यान केवल व्यापार पर था, यहाँ तक कि स्थानीय सत्ता खेल में उनके लगातार हस्तक्षेप का उद्देश्य एक स्वस्थायी साम्राज्य बनाने की तुलना में अपने वाणिज्यिक और व्यापारिक हितों की रक्षा और उन्हें बढ़ावा देना था। हालांकि यह अंततः उनके लिए विनाशकारी साबित हुआ या नहीं, यह अंतहीन बहस का विषय रहा है। मूल रूप से एक कॉर्पोरेट इकाई होने के नाते डच ईस्ट इंडिया कंपनी की राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं नहीं हो सकती थीं।